अच्छा भाई देखिए बच्चों, हमारे पास इस लेक्चर में हमारा जो पार्ट नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, हम उसे डिस्कस करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग नेचर से मुराद क्या है, जरा हम उसको डिस्कस कर लें, चंद बातों का उसूल बना लें। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब होता है एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, है ना। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब होता है एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत का नाम क्या है हमारे पास? ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर किन चीजों पे, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन ले सकता है, ये बात कैसे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगी। ऑक्सीडाइजिंग नेचर बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन स्टेट पर। ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी हाई होगी ऑक्सीडाइजिंग नेचर उतनी ज्यादा होगी, ठीक है ना, ज्यादा होगी। अच्छा, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के बराबर हो, ऐसे तमाम एलिमेंट जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के बराबर हो, ये तमाम सब्सटेंसेस ये तमाम सब्सटेंसेस क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। मतलब क्या है इस बात का? मतलब क्या है इस बात का? मतलब समझो, अगर मैं कह रहा हूं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पांचवें ग्रुप से ताल्लुक रखता है ना, नाइट्रोजन फिफ्थ ए ग्रुप से ताल्लुक रखता है, नाइट्रोजन फिफ्थ ए ग्रुप से ताल्लुक रखता है ना। नौमान का पड़ोसी असद सिब्बी का है ना। नौमान का पड़ोसी असद सिब्बी का है। अब ये फिफ्थ ए ग्रुप से ताल्लुक रखता है। अब अगर मैं कहूं कि यार इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, तो भाई दैट इज +5, दैट इज +5। अब अगर नाइट्रोजन अपनी +5 स्टेट के अंदर है, या फॉस्फोरस या आर्सेनिक या स्टिल्बियन या बिस्मिथ, अगर ये +5 में है तो दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली। ये इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करेंगे भाई, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए नजर आएंगे तुम्हें, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए नजर आएंगे तुम्हें, हमेशा ऐसा ही होगा। ये मजीद इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकते। तो किसी भी एलिमेंट की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसके ग्रुप नंबर के बराबर होती है। और इस वक्त वो कैसे बिहेव कर सकते हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो मानो मैं एज्यूम कर रहा हूं यार मेरे पास है नाइट्रिक एसिड, इसकी नाइट्रोजन पे चार्ज क्या होता है? +5। अच्छा, एक और भी कंपाउंड है N2O5, इसमें भी नाइट्रोजन में +5 चार्ज होता है। तो तुम्हें कभी भी ये कंपाउंड नजर आए ना, तुम्हें कभी भी ये कंपाउंड नजर आए नाइट्रोजन वाले, तो समझ जाओ कि यार यहाँ नाइट्रोजन +5 में है और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम अपने सिलेबस के अंदर रहते हुए बात करते हैं, चंद बातें अपने सिलेबस के लिए कर लेते हैं, चंद बातें अपने सिलेबस के लिए कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वो क्या भाईजान, हमारे पास नाइट्रिक एसिड, हमारे पास नाइट्रिक एसिड HNO3 का नाइट्रिक एसिड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करके चार चीजें बना सकता है, हमारे लिए चार चीजें बना सकता है। और भी होती है, सिलेबस की बात कर रहे हैं खाली हमें। ये हमारे लिए चार चीजें बना सकता है, इसको जरा ध्यान में रख लो, इसको जरा ध्यान में रख लो। भैया क्या चार चीजें बना सकता है? या तो ये बना सकता है अमोनिया, अमोनिया की जगह अमोनियम सॉल्ट भी कह सकते हैं, अमोनियम सॉल्ट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। या ये बना सकता है N2O, लॉफिंग गैस कहते हैं इसे, ठीक है। या ये बना सकता है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं इसे। या ये बना सकता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना सकता है। ये चार चीजें बनती हुई नजर आएंगी, चार चीजें बनती हुई नजर आएंगी। ये चार चीजें किस बुनियाद पे बनेंगी? इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से। क्या चारों में वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है भैया। जब ये NH3 बनाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन का मतलब प्लस।
जब ये N2O बनाएगा तो भैया 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब ये NO बनाएगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और अगर ये NO2 बनाएगा तो भाई सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब नाइट्रिक एसिड हमारे पास ये काम करता हुआ नजर आएगा, अमोनिया बनाएगा या N2O बनाएगा या NO बनाएगा या NO2 बनाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये पैदा होगा कि भाई कब कौन सा बनाएगा, कब कौन सा बनाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? ये वाली बात समझ में आ रही है कि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर +5 चार्ज है। चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के बराबर है, ग्रुप नंबर के बराबर है, तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करती है, इस वक्त इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसकी हमने बताया सिलेबस के हिसाब से 4 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो बनाए NH3, या बनाए N2O, या बनाए NO, या बनाए NO2। ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन कितने अवेलेबल है, ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन कितने अवेलेबल है। नाइट्रिक एसिड की नाइट्रोजन से अगर हम पूछें कि भैया क्या हुआ तुम्हारे साथ, बोला भाई शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन लुट गए, छिन गए, किसी ने छीन लिए हमारे 5 इलेक्ट्रॉन, नतीजतन हमारे पास +5 चार्ज आ गया। बोला अच्छा, अब बताओ जिंदगी में आगे बढ़ के क्या करना है? तो उसने बोला भाई इलेक्ट्रॉन वापस करने, और इलेक्ट्रॉन वापस लेने अपने। बोला अच्छा, इलेक्ट्रॉन लेने, तो फिर इलेक्ट्रॉन लेके क्या करोगे? बोला भाई इलेक्ट्रॉन लेके अपने शेल को कंप्लीट करना है। हमने बोला यार ये क्या बात हुई, इलेक्ट्रॉन तो तुम्हारे 5 गए हैं, इलेक्ट्रॉन तो तुम्हारे 5 गए हैं, और शेल कंप्लीट करने के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बोला देखो हर एलिमेंट की ख्वाहिश यही होती है, हर एलिमेंट की अल्टीमेट डिजायर क्या है यार, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए भैया, है ना, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो मानो नाइट्रिक एसिड के नाइट्रोजन की अल्टीमेट डिजायर क्या है कि उसे 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि बैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए। अभी तो 5 अपने 5 इलेक्ट्रॉन लुटे हुए। अब ख्वाहिश क्या रखी है उसने कि पहले तो मुझे मेरे 5 मिले और 3 इजाफी मिल जाए ताकि बैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए। यानी अल्टीमेट डिजायर है 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने की। अच्छा, अब हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, है ना। जरूरी तो नहीं है कि 8 के 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं, लेकिन अगर मिल गए, लेकिन अगर मिल गए तो भैया बनेगा अमोनिया NH3। ये तो हो गई बेस्ट कंडीशन। लेकिन अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे तो ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन इतना इगोइस्टिक है कि बोलेगा देखो भाई 8 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो दो, वरना लानत बेचता हूं तुम्हारे ऊपर, नहीं चाहिए तुम्हारे इलेक्ट्रॉन, बाहर में जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं करेगा भाई वो। मजबूरी का नाम शुक्रिया है। बोल रहा भाई नहीं देते 8 इलेक्ट्रॉन, जितने देते उतने दे दो, कोई मसला नहीं है। मैं तो वो आदमी हूं, 1 इलेक्ट्रॉन भी ले लूंगा, ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, छोड़ूंगा नहीं। तो भाई नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रिक एसिड की इलेक्ट्रॉन ग्रीडी है, इलेक्ट्रॉन लेना है उसने। 8 की डिजायर है वरना जो मिल जाए, है ना, 8 की डिजायर है वरना जो मिल जाए। अच्छा, अब आता है नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेज। और वो क्या बच्चों, हमारे पास की जो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है ना, किसी भी चीज की ऑक्सीडाइजिंग नेचर 3 चीजों पे डिपेंड करती है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर 3 चीजों पे डिपेंड करती है। सही है। नेचर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन देने वाला कैसा है? क्या इलेक्ट्रॉन देने वाला मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दे सकता है या नहीं? अगर दे सकता है तो बेहतरीन हो गया, नहीं तो जितने दे रहा उतने तो ले लेंगे। तो एक तो हो गई नेचर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन देने वाला कैसा है, अच्छा है या बुरा है, अच्छा है या बुरा है, ठीक है। दूसरा, टेम्परेचर, अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला अच्छा है तो फिर तो कोई जरूरत नहीं है टेम्परेचर टेम्परेचर देने की, खुद ही इलेक्ट्रॉन दे देगा वो। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला अच्छा नहीं है
तो हमें क्या करना होगा, हमें उसके पास से जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हम तवानाई देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो जाए। तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो जो अच्छे इलेक्ट्रॉन देने वाले नहीं हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम उन्हें हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। नतीजा क्या होता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन जो पहले नहीं दे रहा था, हाइयर टेम्परेचर में उसके पास इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। अगर टेम्परेचर दे के इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं तो ये काम जरा मुश्किल हो जाएगा, ये काम जरा मुश्किल हो जाएगा। और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, हम डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, तीसरी और आखिरी बात, कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भैया लेने वाले कैसे हैं, कितने हैं, कंसंट्रेशन मतलब मिकदार, है ना, कंसंट्रेशन मतलब मिकदार, इलेक्ट्रॉन लेने वाले कितने हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाले कम होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाले ज्यादा हैं तो फिर क्या होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन आएगी। अब इस बात का मतलब समझ लो एक आम से अंदाज में, है ना, आम से अंदाज में। भाई देखो, मिसाल के तौर पे तुमने 8 रुपए निकाले, 8 रुपए निकाले कि किसी मुस्तहिक को देंगे हम। 8 रुपए निकाले, 8 रुपए निकालने का मतलब हमारी ये 8 रुपए की औकात है, इसलिए नहीं बोल रहे हम, ये लॉजिक है, 8 क्यों बोल रहे हैं, 8 जरा ऑक्टेट से लिंक करके लेके चल रहे हैं, ये नहीं हमारी औकात ही 8 रुपए की है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। औकात किससे भी कम की है, 1 रुपया भी देते बहुत है, ठीक है। लेकिन हम जरा मतलब औकात बढ़ा के बात कर रहे हैं, ऑक्टेट के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक। और वो क्या कि हमने बोला, मान लो हमारे पास 8 रुपए हैं जो हमने किसी को देने हैं, किसी मुस्तहिक को देने हैं, हमें रोड पे बाहर चलते हुए, हमारे यहाँ तो बहुत मिलते हैं, ठीक है ना, आप कोई चीज खरीदने के लिए आ जाओ, सबसे पहले आपसे मांगने वाले आ जाते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, मानो हमने 8 रुपए देने हैं, अब उसके लिए चंद पॉसिबिलिटीज डिजाइन कर लेते हैं। और वो क्या है, देने वाले हम मानो रिड्यूसिंग एजेंट, लेने वाले मुस्तहिकीन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और डिस्कस कर रहे हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मिकदार पे, दे तो 8 रुपए हैं, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाले, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मांगने वाले, अगर मांगने वाला एक होगा, मांगने वाला एक होगा, सिर्फ एक ही है, तो फिर क्या होगा, अगर लेने वालों की तादाद कम है, कंसंट्रेशन कम है, मिकदार कम है, डाइल्यूट है या वेरी डाइल्यूट है, लेने वाला सिर्फ एक है, तो क्या होगा, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन उसी के पास चले जाएंगे, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन उसी के पास चले जाएंगे, है ना, 8 के 8 रुपए हम उसको दे देंगे। लेकिन अगर लेने वाले दो आ जाए तो क्या होगा, लेकिन अगर लेने वाले दो आ जाए तो क्या होगा, यानी दो फकीर नजर आ गए हमें। अब क्या करेंगे हम, अब जब लेने वालों की तादाद बढ़ी तो देखो हमने डिवाइड करना शुरू कर दिया, हमने दोनों के हिस्से में 4 4 रुपए दे दिए। यानी जब लेने वाले कम थे तो एक के पास ज्यादा अमाउंट आई, लेकिन जब लेने वाले ज्यादा हुए तो फिर डिवीजन फैक्टर लग गया, डिवीजन फैक्टर लग गया तो हर एक के हिस्से में 4 4 रुपए आए, तो इंडिविजुअल के पास जो पैसे आ रहे हैं वो कम हो गए, इंडिविजुअल के पास जो पैसे आ रहे हैं वो क्या हो गए, कम हो गए। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। जब लेने वाले ज्यादा होंगे तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा ना, 8 रुपए को 2 में डिवाइड करेंगे। अच्छा, मानो अगर लेने वाले 4 थे तो हर एक के हिस्से में कितने आएंगे, 2 2 रुपए। यानी जैसे जैसे तादाद बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे तादाद बढ़ती जा रही है मांगने वालों की, लेने वालों की, वैसे वैसे इंडिविजुअल के हिस्से में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होती जा रही है। अगर लेने वाले 8 हैं तो हर एक के हिस्से में कितने आएंगे, एक एक, एक एक। तो ये था हमारे पास दरअसल इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ये था हमारे पास दरअसल इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। लेने वाले अगर ज्यादा होंगे, इस उसूल को ध्यान में रखिएगा, अगर लेने वाले ज्यादा हैं तो इंडिविजुअल के हिस्से में कम इलेक्ट्रॉन आएंगे, कम इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। अगर लेने वाले ज्यादा हैं तो हर एक के हिस्से में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू,
इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू। अच्छा, अब इस उसूल को जहन में रखते हुए हम आगे चलते हैं। समझ में आ गई ना ये वाली बात? अच्छा, अब जरा वापस अपनी इसी जगह के ऊपर आता हूँ, इस स्ट्रक्चर के ऊपर आता हूँ, इस स्ट्रक्चर के ऊपर आता हूँ। मैंने बोला भाई नाइट्रिक एसिड 4 कंपाउंड बनाएगा हमारे सिलेबस के अंदर। अमोनिया, लॉफिंग गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 4 कंपाउंड बनाएगा। अब इन 4 कंपाउंड को पेयर में तोड़ता हूं मैं, देखो ये जो अमोनिया है और लॉफिंग गैस है, इन दोनों का पेयर अलग कर रहा हूं। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ये जो NO है, इसका पेयर अलग कर रहा हूं, इसका पेयर अलग कर रहा हूं। और इन पेयर्स को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं ऑन द नेचर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या मतलब इस बात का बच्चों? नाइट्रिक एसिड अमोनिया बनाएगा या N2O बनाएगा, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड को इलेक्ट्रॉन दे रहा है? तो अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला एक्टिव मेटल है, तो तुम्हें ये 2 चीजें बनती हुई नजर आएंगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला लेस एक्टिव मेटल है, लेस एक्टिव मेटल है अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो बच्चों फिर तुम्हें ये 2 चीजें नजर आएंगी। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन देने वाला एक्टिव मेटल है तो अमोनिया या लॉफिंग गैस बनेगी, और अगर लेस एक्टिव मेटल है तो इसका मतलब हमें या तो नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये 2 मैंने पेयर तोड़ दिए, इसके जरा याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अच्छा, अब इससे भी एक और मुराद समझ लो, इसका भी एक मतलब समझ लो। एक्टिव मेटल से मैं क्या मतलब लेना चाहता हूं, है ना? एक्टिव मेटल का मतलब मैं ले रहा हूं कि ये ऐसे मेटल्स हैं जो आसानी के साथ 8 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। और ध्यान में रखो, हमारी अल्टीमेट डिजायर क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन की। अल्टीमेट डिजायर क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन। एक्टिव मेटल क्या है? आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे, और कितने देंगे? 8 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। 8 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इनके पास सलाहियत है 8 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ठीक है? ऐसा नहीं है, मतलब ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि एक ही एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा होगा, एक ही मेटल 8 इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा होगा। जाहिर है उसमें बहुत सारे मेटल एटम कंट्रीब्यूट करके मिल के 8 इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे वो, है ना? मिल के 8 इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे वो। सही है? लेकिन जरा एक आम अंदाज में सीखने के लिए, याद करने के लिए, आसान करने के लिए ट्रिक के तौर पे ये बता रहा हूं कि क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है? जबकि लेस एक्टिव मेटल क्या करता है बच्चों? वो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता। एक तो मुश्किल से देगा, मुश्किल का मतलब है टेम्परेचर दोगे तो देगा, वरना देगा ही नहीं, वरना देगा ही नहीं, है ना? और फिर देगा भी कितने? मानो 6 इलेक्ट्रॉन देगा। मानो 6 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है? इन बातों को जरा ध्यान में रखो, इन बातों को जरा ध्यान में रखो। अब हम आगे चलते हैं और असल काम शुरू करते हैं। इन बातों को ध्यान में रखो, अब आगे चल के हम असल काम करें। अच्छा, अब देखें, यहां से हम अगला सफर शुरू करते हैं और असल काम शुरू करते हैं। असल काम क्या है? हम डिस्कस कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल, ठीक है ना? अच्छा, अब एक्टिव मेटल को के साथ हम नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करवा रहे हैं। अच्छा, अब यहां पे ना हम थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन को भी डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में। कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड,
भैया देखो, ऑक्सीडाइजिंग नेचर तीनों बातों पे डिपेंड करती है ना। देने वाला कैसा है, अगर मुश्किल है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और फिर लेने वाले कितने हैं। लेने वाले कितने हैं, लेने वाले मतलब नाइट्रिक एसिड, उनकी मिकदार कितनी है। देखो मैं इसको 3 हिस्सों में तोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, 3 हिस्सों में तोड़ रहा हूँ। एक कह रहा हूं मैं वेरी डाइल्यूट, एक कह रहा हूं डाइल्यूट, और एक कह रहा हूं कंसंट्रेटेड। नाइट्रिक एसिड की मिकदार को, कंसंट्रेशन को, क्वांटिटी को मैंने 3 हिस्सों में तोड़ लिया, वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड। वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड। अच्छा, अब इस इन तीनों का एक जनरल मीनिंग ले लो, न्यूमेरिक एग्जाम्पल ले लो। और वो क्या, मानो अगर मैं कह रहा हूं नाइट्रिक एसिड वेरी डाइल्यूट है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। सिर्फ एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ठीक है। लेने वाले इलेक्ट्रॉन नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल एक ही है। अच्छा, डाइल्यूट का मतलब होगा थोड़े ज्यादा होंगे। कितने ज्यादा होंगे, मानो मैं कह रहा हूं 2 होंगे। 2 हो गए तो डिवीजन आ गई, ध्यान में रखना इस बात को। 2 हो गए तो डिवीजन आ गई। अच्छा, कंसंट्रेटेड का मतलब समझो कितना कह रहा हूं मैं, मानो कह रहा हूं मैं 6 है। लेने वाले कितने हो गए, 6 हो गए। अब जितने ज्यादा लेने वाले होंगे हर एक के हिस्से में उतने कम इलेक्ट्रॉन आएंगे, हर एक के हिस्से में उतने कम इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक हो गई बात। कंसंट्रेशन को 3 हिस्सों में तोड़ लिया मैंने, कंसंट्रेशन को 3 हिस्सों में तोड़ लिया मैंने। ठीक हो गई यहां तक की बात, ठीक है ना। तो चलो अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अब देखो, एक जरा समरी लिखते हैं पहले। हम रिएक्ट करवा रहे हैं बच्चों मेटल के साथ। कौन सा फिलहाल छोड़ते थोड़ी देर के लिए, कौन सा फिलहाल छोड़ते थोड़ी देर के लिए। मेटल है भाई, एसिड से रिएक्ट कर रहा है। मेटल है और एसिड से रिएक्ट कर रहा है। भैया मेटल अगर एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो मेटल का बनेगा सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस की जगह वाटर बनेगा। हाइड्रोजन गैस की जगह वाटर बनेगा। तो हर बार ये काम तो पहले कर लेते हैं। कॉमन प्रोडक्ट, मेटल का सॉल्ट वाटर, मेटल का सॉल्ट वाटर, हर बार। कौन सा मेटल है, क्या कंसंट्रेशन है, उसको छोड़ दें। ठीक है, हर बार ये लिख दिया मैंने, इससे कोई गलत नहीं, हर बार ये लिख दिया। अब आते हैं थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। और वो कैसे डिस्क्राइब करेंगे, देखो। अगर एक्टिव मेटल है तो मानो 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर लेस एक्टिव मेटल है तो मानो 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, पहली तो बात ये हो गई। अब आते हैं वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट। वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या बताया था मैंने, वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या बताया था मैंने, एक मॉलिक्यूल। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन एक ही मॉलिक्यूल ले रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन एक ही मॉलिक्यूल ले रहा है, तो अगर कोई भी 8 इलेक्ट्रॉन लेगा तो बच्चों क्या बनना चाहिए, जरा चेक करो। अगर 8 इलेक्ट्रॉन एक ही मॉलिक्यूल ले तो क्या बनना चाहिए, अमोनिया। क्या बनना चाहिए, अमोनिया। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, अमोनिया। यहाँ क्या बनेगा, अमोनिया। अच्छा, अमोनिया बाय नेचर क्या होता है,
बेस। अमोनिया बाय नेचर क्या होता है? बेस। बच्चों अगर बेस और एसिड, ये कंपाउंड एसिड है ना, और ये क्या है? बेस। अगर एसिड के एनवायरनमेंट में बेस प्रोडक्ट बने, एसिड के एनवायरनमेंट में बेस प्रोडक्ट बने, तो फिर तो ये सॉल्ट बनाएंगे। फिर ये क्या करेंगे? सॉल्ट बनाएंगे। तो अमोनिया बना जरूर था, लेकिन अमोनिया कन्वर्ट किस में हो जाएगा? सॉल्ट में। और क्या सॉल्ट बनेगा? अमोनियम नाइट्रेट। अभी ऊपर लिखा था हमने, अभी हमने पहले वाले लेक्चर के पार्ट, पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था, चाहो तो चेक कर लो। अमोनिया जब नाइट्रिक एसिड से मिलता है, अमोनिया जब नाइट्रिक एसिड से मिलता है तो क्या बनता है? अमोनियम नाइट्रेट। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो हमारे पास एक्टिव मेटल वेरी डाइल्यूट था, तो क्या बना? अमोनिया कन्वर्ट किस में हो गया? अमोनियम नाइट्रेट में। तो तुम अब ये लिखोगे थर्ड प्रोडक्ट। अच्छा अब आओ, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या बताया था? दो मॉलिक्यूल। अब 8 इलेक्ट्रॉन अगर दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दो मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो क्या बनना चाहिए? अगर हर एक की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो क्या कंपाउंड बनना चाहिए? N2O। है ना? फिर क्या बनना चाहिए? अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो क्या बनना चाहिए? N2O। तो देखो थर्ड प्रोडक्ट क्या होगी यहाँ पे? N2O। बैलेंस नहीं कर रहा मैं ऐसे जानबूझ के, प्रोडक्ट क्या बन रही है वो बता रहा हूँ। प्रोडक्ट क्या बन रही है वो बता रहा हूँ। ठीक है? तो अब हमारे पास जो उसूल बन रहा है वो क्या? एक्टिव मेटल वेरी डाइल्यूट अमोनियम नाइट्रेट, एक्टिव मेटल डाइल्यूट लॉफिंग गैस, लॉफिंग गैस। अच्छा अब आओ यहाँ पे, लेस एक्टिव मेटल, लेस एक्टिव मेटल डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब कितने हो गए? दो हो गए इलेक्ट्रॉन लेने वाले। लेस एक्टिव मेटल मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो हर एक के हिस्से में कितने आएंगे? 3। हर एक के हिस्से में कितने आएंगे? 3। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो कौन सी प्रोडक्ट बननी चाहिए? देखो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या बनना चाहिए? NO। है ना? क्या बनना चाहिए? NO। अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, लेस एक्टिव है ना, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। डाइल्यूट का मतलब लेने वाले दो हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन अगर दो नाइट्रिक एसिड लेंगे तो हर एक के हिस्से में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन लेके प्रोडक्ट क्या बनेगी? NO। अब आओ कंसंट्रेटेड पे, क्या मतलब है? 6 है लेने वाले। सही, 6 इलेक्ट्रॉन लेने वाले। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। लेने वाले कितने हैं? 6। हर एक के हिस्से में कितने आएंगे? एक। क्या बनेगा? NO2। NO2। चाहो तो चेक कर लो, ऊपर लिखा है। 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा? NO2। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अच्छा अब देखो, अगेन डाइल्यूट है, लेस एक्टिव डाइल्यूट। कंडीशन देखो जरा, लेस एक्टिव डाइल्यूट में क्या बनती है? थर्ड प्रोडक्ट NO। लेस एक्टिव कंसंट्रेटेड में क्या बनती है? NO2। यहां पर आओ, लेस एक्टिव डाइल्यूट क्या बननी चाहिए? लेस एक्टिव डाइल्यूट क्या बननी चाहिए प्रोडक्ट? लेस एक्टिव डाइल्यूट, कॉपर लेस एक्टिव हो या सिल्वर लेस एक्टिव हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता भाई, लेस एक्टिव है, डाइल्यूट कंडीशन है, प्रोडक्ट क्या बननी चाहिए? NO। NO है ना? NO बनेगा। ये भी आपके पास रिएक्शन मौजूद है आपके सिलेबस के, सिलेबस के अंदर ये भी मौजूद है। ठीक है? तो इसको जरा साइड में रखें, इसको जरा साइड में रखें। ठीक है? बात समझ में आई? अच्छा नॉन मेटल पे आओ, नॉन मेटल पे आओ। नॉन मेटल में, नॉन मेटल में तुम्हारे पास सॉल्ट नहीं बनता। नॉन मेटल में बच्चों सॉल्ट नहीं बनता, और नॉन मेटल में हमेशा NO2 बनेगा। मेटल के पास प्रॉपर्टी थी कि वो NH3 N2O NO NO2 बनाए,
नॉन मेटल तो बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन देते हैं, मानो ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन देंगे खाली। नॉन मेटल तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देंगे। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन देंगे तो चलो फिक्स कर लो इसके लिए, दो प्रोडक्ट फिक्स कर लो, NO2 वाटर, NO2 वाटर, NO2 वाटर। ठीक है, अब आएगा थर्ड प्रोडक्ट, सल्फर का क्या होगा। जैसे यहाँ कॉपर था, नाइट्रेट बन गया, सॉल्ट बन गया, सिल्वर था, नाइट्रेट बन गया, जिंक था, जिंक नाइट्रेट बन गया, मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम नाइट्रेट बन गया। वो तो मेटल थे ना, सॉल्ट बना सकते थे। नॉन मेटल तो सॉल्ट नहीं बना सकते, नॉन मेटल तो सॉल्ट नहीं बना सकते। तो इनका क्या होगा, तो बोलेंगे भाई सॉल्ट नहीं बना पाते, कोई बात नहीं, ऑक्साइड बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। अब सल्फर क्या बनाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। कार्बन क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन क्या बनाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। बात समझ में आई, बात समझ में आई। मेटल थे तो सॉल्ट बन गए, नॉन मेटल है तो ऑक्साइड बनेगा, नॉन मेटल तो क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, नॉन मेटल तो क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। अच्छा एक बात और, एक बात और वो क्या बच्चों, ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ना, ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, अगर एसिड मीडियम हो, अगर एसिड मीडियम हो तो सल्फर ट्राइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, लेकिन एसिड मीडियम में सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी के साथ कंबाइन होके, पानी के साथ कंबाइन होके क्या बना लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, क्या बना लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो तुम सल्फर ट्राइऑक्साइड भी लिख दो चलेगा, लेकिन एक्चुअल लॉजिक तुम्हारी किताब में क्या लिखी है, H2SO4 बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान में रखना, इसको जरा ध्यान में रखना। अच्छा भाई, ये लास्ट पार्ट हमारे पास है, लास्ट, कि अगर कंपाउंड्स से रिएक्ट करवाया जाए तो क्या होगा। कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर सकते हैं, उनसे करवाया जाए तो क्या होगा। तो देखो बच्चों, ये जो H2S है ना, इसमें सल्फर पे -2 चार्ज होता है, और नाइट्रिक एसिड की नाइट्रोजन पे +5 चार्ज है। और ये जो नाइट्रिक एसिड की नाइट्रोजन है ना, ये बहुत इलेक्ट्रॉन भूखी है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन एपेटाइट बहुत ज्यादा है ना। तो ये क्या करती है, ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, से इलेक्ट्रॉन छीन लेती है, इनसे इलेक्ट्रॉन छीन लेती है। अच्छा बनाएगा क्या, जाहिर है नॉन मेटल है, नॉन मेटल है तो फिर बनेगा NO2 और वाटर। H2S सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, H2S किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर में। मानो सल्फर -2 था ना, इलेक्ट्रॉन ले लिए, सल्फर एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया, सल्फर एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सल्फर एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा अब आते हैं, और ये रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है आपका, ये आपने पढ़ा है एक्वा रिजिया के अंदर, और इसकी यूनिकनेस देखो बच्चों। नाइट्रिक एसिड का नाइट्रोजन इतना ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, यहां ये बनाता है नाइट्रोसाइल क्लोराइड और नेसेंट क्लोरीन, है ना। और क्या बनाता है, ये जो क्लोराइड है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, नेसेंट क्लोरीन में। और ये नेसेंट क्लोरीन फिर गोल्ड के साथ रिएक्ट करता है, ये गोल्ड के साथ रिएक्ट करता है, और क्या बनाता है, गोल्ड का क्लोराइड, गोल्ड का क्लोराइड। ठीक है, ये एक्वारिजिया वाला रिएक्शन था, ये एक्वारिजिया वाला रिएक्शन था। बताना मकसद ये है कि नाइट्रिक एसिड इतना ताकतवर है कि वो Cl नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन भी ले सकता है। क्या बनाता है, नेसेंट क्लोरीन। अच्छा, नेसेंट क्लोरीन एक्सट्रीमली अनस्टेबल होती है, नेसेंट क्लोरीन एक्सट्रीमली अनस्टेबल होती है। और अगर कोई चीज इंतहाई अनस्टेबल हो
तो फिर वो ये नहीं देखती कि सामने गोल्ड है या क्या है, गोल्ड रिएक्ट नहीं करता, लेकिन नेसेंट क्लोरीन इतनी पागल है रिएक्शन के लिए कि वो गोल्ड को भी ऑक्सीडाइज कर देती है। यही वजह है एक्वा रिजिया गोल्ड को डिसॉल्व करता है। क्यों डिसॉल्व करता है? क्योंकि एक्वा रिजिया प्रोड्यूस करता है नेसेंट क्लोरीन। और नेसेंट क्लोरीन क्या है? ये नेसेंट क्लोरीन बावला कुत्ते की तरह काम करती है ना। बावले कुत्ते होते हैं ना, मोहल्ले में घूम रहे होते हैं, हर एक के ऊपर भौंक रहे होते हैं, हर एक के ऊपर चीख रहे होते हैं, हर एक के पीछे पड़ जाते हैं। भाई नेसेंट क्लोरीन वही है ना। हाँ, बावले कुत्ते की तरह आएंगे। तो गोल्ड भी इसके शर से नहीं बच सकता। गोल्ड भी क्या बनाएगा? गोल्ड का सॉल्ट। हाँ, ये गोल्ड का सॉल्ट अल्टीमेटली, ये गोल्ड का सॉल्ट अल्टीमेटली HCl में डिसॉल्व होके हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड कॉम्प्लेक्स बना लेगा। हम कहेंगे डिसॉल्व हो गया, हम कहेंगे डिसॉल्व हो गया, लेकिन एक्चुअल लॉजिक ये थी, एक्चुअल लॉजिक ये थी। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन चला गया +3 में +5 से, और किया क्या उसने? क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास नाइट्रिक एसिड के हवाले से रिएक्शंस थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। चलें, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सल्फ्यूरिक एसिड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।